फ्रेंड्स, आप लोग बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग शब्द से भली भांति परिचित होंगे। अक्सर ये न्यूज़ में आते रहता है। बादल फटना होता क्या है? बादल फटना एक ऐसी घटना है जिसको हम सामान्य तरह से समझें तो बहुत थोड़े समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में जब वर्षा होती है तो इसी घटना को हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना या क्लाउड बस्टिंग कोई ऐसी घटना नहीं है या ऐसा कोई आप इमेज नहीं ला सकते कि कपड़ा जैसे फट जाता है वैसे कोई बादल में भी ऐसी कोई घटना होती होगी। तो सीधा संबंध इसका किससे है? बहुत थोड़े समय में बहुत ही अधिक भारी मात्रा में वर्षा। और इसी घटना को हम थोड़ा सा साइंटिफिक रूप में यहाँ समझते हैं, भूगोल के नज़रिए से समझते हैं कि कब होती है ऐसी घटना और कहाँ ऐसी संभावना होती है। जब हम वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा के 3 स्वरूपों से आप परिचित होंगे। संवहनी वर्षा जो सबसे ज़्यादा मात्रा में विषुवत रेखा पर होती है जिसे हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। साइक्लोनिक रेनफॉल जिसमें 2 तरह के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और तीसरी ओरोग्राफिक रेनफॉल जिसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो बादल फटने की घटना इन तीनों से संबंधित हो सकती है, वर्षा के तीनों प्रकारों से संबंधित हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका संबंध होता है और वो होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी पर्वतीय वर्षा जहाँ होती है उसी पर्वतीय वर्षा से इसका सीधा संबंध होता है। अब यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल में बादल फटने के लिए कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए? तो 2 अनिवार्य कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। पहली, बहुत बड़ी मात्रा में आर्द्रता होनी चाहिए वायु में, और दूसरी जो भी पवन हो, जो विंड हो, जो आर्द्रता धारित किए हुए हो वो गतिशील हो और उसके मार्ग में एक पर्वतीय अवरोध की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये 2 अनिवार्य कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। यही दोनों अनिवार्य कंडीशन पर्वतीय वर्षा के लिए भी होता है। तो जो पर्वतीय वर्षा के लिए अनिवार्य दशाएं होती हैं यही अनिवार्य दशाएं यहाँ पर भी होनी चाहिए। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे होती है बादल फटने की घटना। जब कोई गतिशील वायु हो और उसमें उच्च मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, तब हम उसको बोलते हैं हाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और सामान्यतः ये तब हो पाती है जब वायु का तापमान बहुत अधिक हो और ऐसी स्थिति में उसमें बहुत अधिक आर्द्रता समाहित करने की क्षमता हो जाती है, तो आर्द्रता की उपस्थिति भी बहुत ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाई स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी उच्च विशिष्ट आर्द्रता। और ऐसी उच्च विशिष्ट आर्द्रता वाली वायु गतिशील हो, यानी पवन के रूप में हो, तो ये गतिशील हो गई। जैसे मैंने कंडीशन में आपको बताया कि मार्ग में पर्वतीय अवरोध होना चाहिए, तो जैसे ही इस उच्च आर्द्र वायु के मार्ग में पर्वतीय अवरोध उपस्थित होता है तो पर्वतीय अवरोध के कारण इधर से जो भी जाने वाली एयर है, विंड है, ये वायु यहाँ आने पर ये कंप्रेस्ड होने लगती है, संपीड़ित होने लगती है। और संपीड़ित इसलिए होती जाती है निरंतर क्योंकि यहाँ से जो भी वायु की जो गति है, ये गति तो बिल्कुल वैसे की वैसी बनी हुई है, लेकिन पर्वतीय अवरोध के कारण, ट्रिगर इफेक्ट के कारण यहाँ स्थिति ऐसी हो जा रही है कि ये गतिशीलता ऊपर की तरफ जो जा रही है, ये गतिशीलता उतनी नहीं है जितनी पीछे वाली वायु है। नतीजा यहाँ पर होता है कि एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, यानी वायु का घनत्व बढ़ने लगता है। वायु के घनत्व बढ़ने के साथ ही साथ इसमें उपस्थित आर्द्रता की जो मात्रा है, उपस्थिति है, उसकी सघनता भी बढ़ने लगती है, यानी उसकी डेंसिटी भी बढ़ने लगती है। नतीजा ये होता है कि हाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो जाती है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता जिसको बोलते हैं, ये उच्च हो जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता को आप जानते हैं कि यही वो डिसाइड करती है कि वर्षा का स्वरूप कैसा होगा। मूसलाधार वर्षा के लिए उच्च निरपेक्ष आर्द्रता की आवश्यकता होती है, तो यहाँ तो बहुत अधिक मात्रा में आर्द्रता की का जो डेंसिटी है, उसका कंसंट्रेशन है, संकेंद्रण है, ये बहुत उच्च मात्रा में हो गया पर्वतीय ढाल के कारण। तो यहाँ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अत्यंत उच्च हो जाती है, अत्यंत हाई हो गई। अब होता क्या है, जैसे ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पर हो गई हाई, जैसे आप देख भी रहे हैं मॉडल में कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो गई, ये जो वायु है ये यहाँ काफ़ी कंप्रेस्ड हो गई, संपीड़ित हो गई। तो ऐसे में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी तो हाई थी ही, अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हाई हो गई। अब पर्वतीय मार्ग के सहारे ये ऊपर उठती है। ऊपर उठने की जो क्रिया हो रही है वो क्यों हो रही है? ये स्वतः नहीं हो रही है, बल्कि पर्वतीय अवरोध के कारण ढाल के सहारे ये ऊपर उठ रही है, क्योंकि इसमें गतिशीलता है। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ उठती है तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लगती है। नतीजा क्या होता है? उच्च विशिष्ट आर्द्रता
उच्च निरपेक्ष आर्द्रता के साथ जैसे ही यहाँ पर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई, यानी उच्च सापेक्षिक आर्द्रता हो गई, तुरंत ये संकेंद्रित हो जाती है और बादल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी कम ऊंचाई पर ही यहाँ पर संघनन के प्रक्रिया के कारण, कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण यहाँ पर बादल का निर्माण होना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति में तापमान बहुत ज़्यादा तो यहाँ कम हुआ नहीं है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगी तो तापमान में क्षति होगी, और जो तापमान में क्षति होती है वो तापमान में क्षति जब तक संघनन नहीं हुआ है तब तक लगभग 10 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से होती है, जिसे हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट या शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर उठती जा रही है और इसी रेट से ये ठंडी होती जा रही है। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठते उठते इसका तापमान हो जाएगा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा 1 किलोमीटर पर, तो दूसरे किलोमीटर पर फिर से 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस हो तो यहाँ आते आते लगभग तापमान 0 डिग्री के आसपास हो जाएगा, लेकिन 0 नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में जब बादल का निर्माण होगा तो बड़ी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होगी, और ये ऊष्मा लेटेंट हीट जो थी, गुप्त ऊष्मा थी पहले, क्योंकि वाष्प बनाए रखने के लिए अनिवार्य थी, और ये अब मुक्त हो गई तो ये अब सेंसेबल हीट बन गई, यानी संवेदी ऊष्मा हो गई। इसको गर्म करने लगती है, बादल का विकास ऊपर की तरफ होने लगता है, और बड़ी तेज़ी के साथ बादल पहले क्यूमुलस क्लाउड्स का निर्माण करता है, यानी क्यूमुलस स्वरूप में होता है, और अब ये क्यूमुलोनिम्बस में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि आर्द्रता की सप्लाई जारी है। तो बादल के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में जो सामग्री चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, H2O चाहिए, वो H2O यहाँ मिलते जाता है, और लेटेंट हीट चाहिए तो लेटेंट हीट इसमें से रिलीज होने लगती है, और सेंसेबल हीट चाहिए इसको ऊपर की तरफ उठाने के लिए, तो ये संवेदी ऊष्मा भी इसमें बहुत तेज़ी के साथ मिलती जाती है और इसको गर्म करती जाती है। ये स्थिति यहाँ पर हो जाती है। अब ऐसी ही स्थिति में अब बादल के फटने वाली घटना होती है। कैसे? जैसे ही वायु थोड़ी सी भी और ऊंचाई पर बढ़ी, वैसे ही इसका तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, या 0 पहुंच जाता है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिमांक बिंदु के नाम से जानते हैं। और ये हिमांक स्तर हो गया, फ्रीजिंग लेवल हो गया। तो यहाँ यानी 0 डिग्री से अब यहाँ पर कम तापमान है, 0 से नीचे तापमान ऊपर था, यानी ये नीचे वाले भाग का तापमान 0 से ज़्यादा था, और अब यहाँ 0 तापमान हो गया, तो ऊपर वाले भाग का तापमान 0 से कम हो जाएगा। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि यहाँ से अब यहाँ तक जो आर्द्र वायु यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के लिए इसमें जो संवेदी ऊष्मा थी ये उसको ऊपर की तरफ अब ले जा रही है। अब पर्वतीय अवरोध उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना सपोर्ट इसको इंटरनल अपनी जो एनर्जी से मिल रही है, अपनी भौतिक स्थिति के कारण मिल रही है, तो इसके कारण ये और तेज़ी के साथ गतिशील हो रही है। ऐसे में इस बाउंड्री लाइन को, इस लक्ष्मण रेखा को ध्यान में रखना है। ये लक्ष्मण रेखा को ये पार कर जाती है बड़ी तेज़ी के साथ, और जैसे ही ये लेवल पार करी तो यहाँ पर अब तापमान 0 से नीचे है, इसलिए इससे भी ज़्यादा मुक्त होती है ऊष्मा यहाँ पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके पास जो लेटेंट हीट अमाउंट होता है ये 540 कैलोरी और प्लस 80 कैलोरी यानी 620 कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है प्रति ग्राम से। तो उस हिसाब से जब बहुत बड़ी मात्रा में निरपेक्ष आर्द्रता होती है, बहुत बड़ी मात्रा में विशिष्ट आर्द्रता होती है, तो उसी प्रति ग्राम के हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लेटेंट हीट रिलीज हुआ, सेंसेबल हीट में कन्वर्ट हुआ, और बादल का बड़ी तेज़ी के साथ विकास हुआ, वर्षा शुरू हो जाती है। और इस प्रक्रिया में चूँकि बहुत अधिक मात्रा में विशिष्ट आर्द्रता है, इसलिए विशिष्ट आर्द्रता ही तय करती है कि वर्षा की मात्रा कितनी होगी। तो इस प्रक्रिया में बहुत ही थोड़े समय में इस क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के थ्रू बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में वर्षा होती है। सामान्यतः ये प्रक्रिया इतनी शीघ्रता के साथ होती है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 0 डिग्री से नीचे होने पर इसके टेम्परेचर के 0 से नीचे चले जाने के कारण यहाँ के जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, यानी जो बादल है, उन बादल को हिम का बादल बन जाना चाहिए, स्नो के आइस के क्लाउड्स बन जाना चाहिए, आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में इसको हो जाना चाहिए, रूपांतरित हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ही कम इसको समय मिलता है, और क्रिस्टलाइज होने के लिए उसको या उसको हेल यानी ओले के निर्माण करने के लिए उसको अवकाश ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। तो ये सुपर कूल्ड स्टेज वाली स्थिति आ जाती है, यानी अति संतृप्त अवस्था वाली स्थिति आ जाती है। और ऐसे में ये माइनस में जाने के बावजूद भी ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स कभी कभी
ये सीधे वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, यानी उनका तापमान -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस, -15 से -25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। लेकिन अति संतृप्त होने के बावजूद भी ये क्रिस्टलाइज नहीं होती और बड़ी मात्रा में वर्षा करती है। पर्वतीय ढाल के सहारे जब इतनी मात्रा में वर्षा होती है तो ढाल का अनुसरण करते हुए और बहुत बड़ी वेग से ये जल नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, जो प्रलय का कारण बनता है। तो इस तरह से बादल फटने की जो घटना होती है उसके पीछे की जो क्रियाविधि है, यही क्रियाविधि है। अब इसको एक पॉइंट और एक दूसरे दृष्टिकोण से भी हम समझें। सामान्यतः जब ये स्थिति होती है तो वायुमंडल की स्थिति क्या होती है? उच्च मात्रा में विशिष्ट आर्द्रता हो जाने के कारण नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम वायुमंडल में तापमान के ह्रास की स्थिति को देखेंगे तो वायुमंडल में तापमान के ह्रास की दर काफ़ी कम होती है। जैसे इन्वायरमेंटल लैब्स रेट यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये काफ़ी कम हो जाती है, यानी लगभग हमने 8 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो लगभग इसके पास हो जाती है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्द्रता जितनी ज़्यादा वायु में होगी उतना ही तापमान बढ़ेगा नहीं, बल्कि तापमान कम हो जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने की दर कम हो जाती है। इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ज़्यादा होने के कारण तापमान कम बढ़ता है। तो ये यहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई होती है। अब ऐसे में इसकी गतिशीलता ही केवल एक माध्यम बनती है, सहायक बनती है, जो इसको ऊपर उठा सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक ये तो अपने वेग से चली आ रही है और यहाँ से यहाँ तक इसको ऊपर उठना है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है, गतिशीलता होती है, ये इसको सपोर्ट करती है ऊपर जाने में। तो यहाँ यही गतिशीलता इसको यहाँ तक पहुँचा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर उठी है तो जब वायु खुद ऊपर उठती है तो उसमें जो तापमान की क्षति होती है, ये फिक्स रेट है, 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर होता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस होता है प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो ये इस दर से ठंडी होती है, यानी ELR जब DALR यानी इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से जब कम हो तब ऐसी स्थिति सामान्यतः होती है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के बाद यानी संघनन स्तर के बाद खुद अब स्थिति ऐसी बन जाती है कि अब ऐसी स्थिति में जो DALR है यहाँ से ऊपर की स्थिति में इसको हम वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट बोलेंगे, यानी WALR बोलेंगे, और ये 9.8 से घटकर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। अब यहाँ पर 4 यदि मान लिया जाए तो 4 और 8 के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग सीधे 2 गुने का अंतर हो गया, 4 और 8। और ऐसे स्थिति में यही अंतर इसको और तेज़ी के साथ ऊपर उठने के लिए बाध्य करता है, तो बादल फटने की घटना होती है। सामान्यतः ये दशा कब हो सकती है तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। सामान्यतः ये दशा तभी होगी जब विशिष्ट आर्द्रता अत्यंत उच्च होगी, और विशिष्ट आर्द्रता अत्यंत उच्च तब होगी जब वायुमंडल का तापमान बहुत अधिक होगा। इसका मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन में जहाँ भी वर्षा होती हो और पर्वतीय रूप में होती हो तो वहाँ पर इस विशिष्ट आर्द्रता की बढ़ने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ये बहुत ज़्यादा होगी। और यही कारण है कि भारत जैसे देशों में और बहुत सारे और उष्णकटिबंधीय देशों में ऐसी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा हो रही है। विशेषकर जो पर्वतीय भाग है वो ज़्यादा हो रही है। हिमालय पर्वत के सहारे अक्सर हम लोग को ऐसे जो इस तरह की स्थिति होती है, ऐसे हादसे होते हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इस तरह के फिनोमेना से हम लोग परिचित होते रहते हैं, हमेशा सुनने को मिलता है, और ये स्थिति बहुत ही चिंतनीय हो जाती है।